हेलो। 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 हाँ जी, उदय जी। यस सर, उदय हियर। जी, हाय हाय, गुड आफ्टरनून उदय जी। गुड आफ्टरनून। आई होप आप रेडी हो लेक्चर के लिए। यस यस, आई एम रेडी। ओके, आई विल मेक यू co-host एंड यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ठीक है, ओके। यस सर, यू आर ऑल सेट। So shall I start right now? Share the screen. यस सर। Everybody is in ना? नो नो, अभी कोई इन नहीं है, आप शेयर कर दीजिए। सो ठीक है। जैसे ही वो एंटर हो उनको स्क्रीन दिखे पहले। ओके ओके, मैं कर रहा हूँ शेयर, है ना? शेयर द स्क्रीन से एक मिनट। कोई इशू आ रहा है सर? हाँ, जो मैं डेस्कटॉप से ले नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट। इसको कैसे लूंगा मैं? प्रेजेंटेशन खोल लीजिए। एक मिनट। प्रेजेंटेशन खोल लूँ ना पहले मैंने? हाँ, मैंने हाँ प्रेजेंटेशन ओपन करके रखा हुआ है। हाँ जी। तो जैसे ही आप शेयर स्क्रीन करते हैं तो ऑप्शन आता है कि आप कौन सी स्क्रीन शेयर करना चाहते हो। उसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन को सिलेक्ट कर लीजिए। एक मिनट। नहीं, इसमें एक मिनट। अब ये मेरे इसमें छोटी स्क्रीन आ गई, ये वाली। समर, जल्दी है। ये इसको मैक्सिमाइज करना है तो इस स्क्रीन को। अभी मेरे को ये प्रेजेंटेशन चाहिए जो वहाँ रखा हुआ है। ये मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे वो प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है। अच्छा, ये आ गया, ठीक है। नहीं, डीवीटी वाला नहीं, मतलब नीमी वाला है ना, ये नहीं। ये वाला आ रहा है, नीमी वाला जो रखा है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप कैसे लगाऊं इस स्क्रीन में? डेस्कटॉप शो ऑल विंडोज ऐसा नहीं, पीपीटी में। सर जब आप शेयर स्क्रीन करते हो, अगर आपने अपना प्रेजेंटेशन खोला हुआ है, ओपन किया हुआ है, तो हाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट विंडोज आएगी जिसमें ऑप्शन आपको पूछेगा हाँ, आप कौन सी अब स्क्रीन शेयर करना चाहते हो। तो वो नहीं आ रहा उसमें, वही वाला समझ रहा हूँ मैं। मतलब मैंने एक मिनट, एक मिनट, ऐसे ये समझ दिया, सुन। ये रखा हुआ, ये चाहिए मुझे, ये वाला। ये अच्छा, ये फाइल उठा के एक डाउनलोड मिनट, में पड़ा डीवीटी वाली नहीं है, ये तो है। मैंने गलत खोल रखी है। रुक जा एक मिनट, ये नीमी वाला कौन है? ये रहा, ये खोलना है कोई वाला। इसको कैसे खोलना? अब शेयर स्क्रीन में जाते हैं। हाँ, आ गया ये। अभी आ गई, शेयर हो गई स्क्रीन। जी सर, शेयर हो गया है। यस, ओके। इसको आप स्लाइड शो कर लीजिए एक इसका। मिनट में स्लाइड शो कर लेता हूँ। इसको स्लाइड शो कहाँ से करूँगा इसको? और ऑप्शन होगा रिबन्स में, देखिए ये एक्चुअली में क्या ऊपर ये बार आ रहा है ना, जहाँ पे ऑप्शन आता है वहाँ पे ये उसका बार आ रहा है, तो इसको बड़ा कर लो। हाँ, अल्ट्रा
ऊपर देखिए सर, जहाँ पे होम इंसर्ट डिजाइन है वहाँ पे स्लाइड शो भी एक ऑप्शन है। हाँ वो है ऑप्शन, लेकिन वो उसके ऊपर है ना, ये वाली इसकी अपने जो ये जो वेबिनार वाली जो आ रहा है इसकी जूम की वो आ रही है ना, उसको नीचे दब गया, वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। F5 दबा दीजिए। F5 से इसमें नहीं होता है, इस वाले इसको एक मिनट, और में इसको मिनिमाइज करने का कुछ ऑप्शन नहीं है क्या? F5 या शिफ्ट F5 दबा दीजिए। शिफ्ट F5, एक मिनट, हाँ हो गया, हो गई, आ गई। जी सर, फुल स्क्रीन हो गया है, तो मैं अभी स्टूडेंट्स को एडमिट कर रहा हूँ। वी हैव 190 प्लस स्टूडेंट्स। ओके ओके, तो आप मुझे फिर बताएंगे कि कब से शुरू करना है? जी सर, मैं आपको बताता हूँ। एंड अभी मैं म्यूट रखूंगा सबको। ओके ओके, राइट सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। So you can start, sir. Okay. So good afternoon, everyone. I am Uday Bhole, and last week we had this presentation on electric vehicle technologies part 1, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल के कुछ पार्ट्स को देखा था और उसके डिफरेंट सेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था. So straightforward, I am going to start the presentation, and then just I am revising the slides what we have seen last time. तो हमने ये स्लाइड्स देखी थी कि हमें क्यों जरूरत है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उसके हिस्ट्री के बारे में हमने थोड़ा जाना था, और कंसर्न्स उसके जाने थे कि हमें क्या कंसर्न्स है, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसे मेजर इश्यूज है कि जिसकी वजह से हमें यूज करना ही पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी को. और उसके हमने टाइप्स देखे थे, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल किस तरीके से होता है, हमने उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझा था कि बैटरी से मोटर किस तरीके से कनेक्टेड करते हैं ट्रांसमिशन के थ्रू. दो तरह के व्हीकल्स होते हैं, एक पैरेलल हाइब्रिड हो सकता है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर, और एक सीरीज हाइब्रिड हो सकता है. इन दोनों के बारे में हमने समझा था. हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ईवी भी देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि चार्जर यूनिट, मोटर, मोटर कंट्रोलर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स, ये सारे हमने देखे थे, डिस्कस किए थे. बैटरी की सारी वेराइटीज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कितने तरह की बैटरीज है और किस किस तरह से उनके यूसेज है और कहाँ कहाँ पे इनके एप्लीकेशंस होते हैं. बैटरी का इलेक्ट्रिक कार के अंदर क्या रोल होता है. फिर मैंने एक C10 बैटरीज और C20 बैटरीज के बारे में बताया था कि व्हाट आर C10 बैटरीज एंड C20 बैटरीज, व्हाट आर द एप्लीकेशन एंड हाउ टू सिलेक्ट द प्रॉपर काइंड ऑफ बैटरी फॉर योर इलेक्ट्रिक व्हीकल और योर होम सोलर पावर प्लांट और एनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. इस बारे में भी हमने डिस्कस किया था. फिर हमने इसके बाद में बैटरीज के टाइप्स देखे थे, चार्जर के टाइप्स देखे थे. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द चार्जर्स. एक लेवल 1 था, लेवल 2 था, लेवल 3 था. लेवल 3 इज पॉपुलरली नोन फॉर द बिग व्हीकल्स, द पावर व्हीकल्स, जहाँ पे हम बैटरी की चार्जिंग 80% चार्जिंग हम 20 से 30 मिनट में कर लेते हैं. देन चार्जर्स के हमने फिजिकल शेप्स भी रिवाइज किए थे, किस तरीके से होते हैं. देन हमने मोटर तक शायद हमने उस दिन किया था, मोटर तक हमने कंप्लीट किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोटर. वन वाज एसी, डीसी एंड हाइब्रिड. फिर हमने ब्रशलेस मोटर और ब्रश्ड डीसी मोटर के बारे में समझा था कि इसमें दो तरह की मोटर्स होती है. मोटर के प्रिंसिपल को हमने समझा था कि जिस तरीके से हम आर्मेचर को सप्लाई देते हैं और फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, और किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है दिख रहा है, जब इस सप्लाई हम इसको देते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जब सप्लाई हम आर्मेचर को देते हैं तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका जो एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से मूवमेंट होता है और रोटर घूमता है, और इस तरीके से हम उसको डीसी मोटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं. सो ये हमने सारा डिफरेंस बिटवीन द एसी मोटर एंड डीसी मोटर भी देखे थे. हमने यहाँ तक हमने किया हुआ था. हमने यहाँ तक पूरा डिस्कशन लास्ट जो प्रेजेंटेशन था उसमें हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि किस क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं एसी मोटर्स और डीसी मोटर्स में. कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एसी मोटर बेस्ड भी डिजाइंड है और कुछ इलेक्ट्रिक मोटर्स
इलेक्ट्रिक व्हीकल डीसी मोटर बेस्ड भी डिजाइंड है। तो आज हम आगे इसके आगे प्रेजेंटेशन देखेंगे, या हम इस वेबिनार के अंडर हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके की मोटर्स होती हैं और किस तरीके के चार्ज ड्राइवर सर्किटरी होती है, और उनके डीसी कन्वर्टर्स और ये कंट्रोलर सेक्शंस होते हैं। इसके बाद में मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि वी हैव डेवलप्ड अ सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, so we will go through these products also, how this will be helpful for understanding the concepts of electric vehicle in the laboratory. So it is good for training purpose, it is good for learning purpose, it is good for troubleshooting purpose. तो हम इस बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे आज थोड़ा, और कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन हम देखेंगे, और कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स के बेस पे हम कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को या ऑटोट्रॉनिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं, हम उन पे कुछ आज डिस्कस करेंगे। So this is the first slide, यहाँ से हम आज स्टार्ट करने वाले थे। तो BLDC मोटर, परमानेंट मैग्नेट मोटर एंड AC इंडक्शन मोटर, these are the main motors which are used in electric vehicles। अभी जो सबसे ज्यादा यूसेज आ रहा है इन तीनों का हो रहा है। इसके अलावा एक PMSM मोटर का भी इस्तेमाल होता है, जो कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मशीन होता है, उसका भी इस्तेमाल होता है। BLDC मोटर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें ब्रशलेस डीसी मोटर है, तो इसमें ब्रश नहीं होते। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ब्रश्ड डीसी मोटर के अंदर ब्रशेस होते हैं, 3 ब्रश है या 6 ब्रश है, या जितने भी ब्रश होते हैं, जो डिपेंड करता है मोटर के असेंबली के ऊपर और उसके जो भी आरपीएम के ऊपर, उसी के अकॉर्डिंगली BLDC मोटर्स भी बनाई जाती है। तो BLDC मोटर्स में ब्रशेस को हटा के उनके रोटर के साइज के अकॉर्डिंगली सेंसर्स लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो BLDC मोटर्स में जो ब्रश का काम है वो हॉल सेंसर्स करते हैं। सो हॉल सेंसर्स आर नथिंग बट द पोजिशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग सेंसर्स। तो ये उस रोटर के चारों ओर लगते हैं, जिसमें ये पता पड़ता है कि रोटर अभी कितना घुमा या किस पोजीशन तक पहुंचा है। ब्रशलेस डीसी मोटर की मेन एडवांटेजेस होते हैं कि ये इनका मेंटेनेंस बहुत सिंपल होता है, दीज आर मोर ड्यूरेबल, स्मॉल इन साइज, 85 से 90% तक इफिशिएंसी इसकी होती है, एबिलिटी टू सेल्फ स्टार्ट होती है, सूटेबल फॉर ऑटोमोटिव एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशंस में हमने देखे, कुछ इवन फैंस भी BLDC फैंस होते हैं। कार के अंदर तो अभी कन्वेंशनल कार के अंदर भी बहुत कुछ मोटर्स होती है, वाइफर्स के लिए वो BLDC मोटर होती है। तो BLDC मोटर के एप्लीकेशन कई है। इसका जो लास्ट स्लाइड में यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द वाइंडिंग ऑफ द स्टेटर गेट्स कम्यूटेटेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसका वही अर्थ है जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे वाइंडिंग जो कम्यूटेटर, पुरानी जो डीसी मोटर होती थी, ब्रश डीसी मोटर होती थी, उसके अंदर जो कम्यूटेटर होता था वो एक कॉइल होती थी और उसमें ब्रश लगे होते थे। तो उसके कॉइल और ब्रश की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती थी, और उससे इंफॉर्मेशन एक ड्राइवर सर्किट को मिलती थी कि रोटर की इंफॉर्मेशन क्या है, रोटर कितना मूवमेंट हो चुका है, किस डिग्री तक पहुंच चुका है। BLDC मोटर के अंदर ये पोजीशन हम हॉल सेंसर्स के थ्रू देते हैं। दैट्स व्हाई इसमें ये कहा है कि इट्स इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर। So BLDC motor may be of 2 types. One is the hub motor and second is the in-runner motor. So hub motor, like आप देख रहे हो कि व्हील है, तो हब मोटर इज नथिंग बट अ व्हील इटसेल्फ, मतलब खुद ही व्हील है और खुद ही मोटर है, खुद घूमेगी, खुद ये व्हील घूमेगा, तो मतलब मोटर घूम रही है, और मोटर घूम रही है तो व्हील घूम रहा है और व्हीकल घूम रहा है। बट इन रनर मोटर आप देख रहे हो, जैसे इन रनर मोटर में यहाँ मोटर होती है, यहाँ पर एक ट्रांसमिशन असेंबली बनी हुई है, तो यहाँ जो भी गियर बॉक्स है, इस गियर बॉक्स के थ्रू ये जो भी मोटर है इसका रोटर कनेक्टेड है, और ये पावर ट्रांसमिट कर रहा है इस ट्रांसमिशन को, और यहाँ पर व्हील्स लगे हैं, तो ये व्हील्स यहाँ पर लगेंगे, माउंट होंगे, तो इससे रोटेट होगा। तो इससे दिस काइंड ऑफ व्हीकल्स, दिस काइंड ऑफ मोटर कैन बी यूज्ड इन 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स वेयर दिस ट्रांसमिशन इज रिक्वायर्ड, whereas in 2 व्हीलर केस this only this kind of hub motor will be used. So BLDC hub motor, जैसे मैंने कहा कि इसको आउटरनर मोटर भी हम कह सकते हैं। इसमें व्हील इटसेल्फ, रिम ही इसका व्हील होता है। सिंस इसमें चूंकि ट्रांसमिशन यूनिट की हमें जरूरत नहीं है, तो हमें यहाँ पर कॉस्ट भी बचता है और वेट भी बचता है, इसलिए इसकी प्राइस कम होती है, इसमें मैकेनिकल लॉसेस भी कम होते हैं। पर इसका एप्लीकेशन 2 व्हीलर्स के लिए है। Whereas in BLDC in-runner motor, you can see it is normally coupled along with a differential for 3 wheel or 4 wheel purpose. So these motors looks like normal motor, पर यहाँ पर शाफ्ट जो है वो रोटेट होती है when the motor is powered. ठीक है। स्पीड कंट्रोल ऑफ BLDC मोटर कैसे किया जाता है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 सर्किटरी बताई गई है। एक तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी देख रहा हूं मैं यहाँ, और सामने आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके नीचे जो है वो कंट्रोल मैकेनिज्म है, कंट्रोल सर्किटरी। सो ये जो कंट्रोल सर्किटरी है, जो फीडबैक कंट्रोल्स दिखाए हुए हैं, ये BLDC मोटर से कनेक्टेड है, ये फीडबैक कंट्रोल्स,
और ये स्पीड कंट्रोलर जो भी एक्सेलरेटर से इंफॉर्मेशन आ रही है वो, और फीडबैक से यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है BLDC से मोटर से वो, ये सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी को दे रहा है, मतलब ड्राइवर सर्किटरी को दे रहा है, और ड्राइवर उतना फोर्स, उतना टॉर्क, उतना करंट अप्लाई कर रहा है मोटर के अंदर, तो अकॉर्डिंगली मोटर का मूवमेंट हो रहा है। हम इसे समझने के लिए हम ये देख सकते हैं अगली स्लाइड में इट इज वेरी क्लियरली शोन हियर HS1, HS2 and HS3. These three are the Hall sensors which are shown here by the blue lines. This is the HS1, this is the HS3 and this is the HS2. तो ये तीनों हैं, HS2, HS1 और HS3, ये तीनों ड्राइवर सर्किट को यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्योंकि ड्राइवर सर्किट यहाँ पे कंट्रोलर सर्किट के अंदर का एक पार्ट दिखाया हुआ है, तो ये पूरा कंट्रोलर मैकेनिज्म है। जब कंट्रोलर मैकेनिज्म को ये हॉल सेंसर से इंफॉर्मेशन मिलती है, जब कंट्रोलर सर्किट को एक्सीलरेटर से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो कंट्रोलर सर्किट ड्राइवर सर्किट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या उतना करंट प्रोवाइड करने के लिए गेटिंग सिग्नल्स को ऑन करता है, उतनी देर के लिए ऑन करता है, तो उतना करंट मोटर की तीनों वाइंडिंग के अंदर फ्लो होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो इसके अंदर 3 वाइंडिंग दिखाई है ब्लैक कलर में मोटर की, तीनों 2 ब्लैक कलर में, एक रेड कलर में जो दिखाई है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो वी कैन से दिस मोटर दिस टाइम इज अ 3 फेज motor. So BLDC motor, as I told you earlier also, BLDC motor may be 3 phase, may be multi phase. तो यहाँ पर 3 फेज मोटर लिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे HS1, HS2, HS3 ये तीनों 120 डिग्री फेज शिफ्टेड पे सेट है। तो जब इंफॉर्मेशन को जब मिलती है, जब पहला रोटर जब घूमना शुरू करता है, जब 0 से 120 पे पहुंचता है, 120 से 240 पे पहुंचता है, फिर 240 से 360 पे पहुंचता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उस तरीके से ड्राइवर सर्किट को देता है ताकि उतना अकॉर्डिंगली उतना टॉर्क को प्रोड्यूस कर सके। PMDC मोटर्स जो होती है, बेसिकली हमने BLDC मोटर में देखा था कि रोटर परमानेंट मैग्नेट होता है और बॉडी में स्टेटर वाइंडिंग होती है। यहाँ पर हमारे बॉडी में जो स्टेटर वाइंडिंग की जगह पे भी यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया है। ये परमानेंट मैग्नेट बेसिकली जो कि यूज किया जाता है वो एल्निको टाइप ऑफ मैग्नेट यूज किया जाता है। सो एल्निको मतलब एब्रीविएशन है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का। तो इन तीनों को लेकर एक अलॉय बनाया गया है, इस अलॉय के थ्रू ये मैग्नेट बनाया जाता है। इस मैग्नेट के कई टाइप्स होते हैं। One is the ferrite type, second is the earth, rare earth means neodymium magnet होता है, and third one is the Alnico, rare earth and ferrite. These three are the types of magnets. So ferrite magnet और rare earth magnet और Alnico magnet तीनों के अलग अलग एप्लीकेशन है। Alnico का आप एप्लीकेशन देख रहे हैं लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए, whereas ferrite का जो एप्लीकेशन होता है वो एयर कंडीशनिंग और कंप्रेसर और रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, जबकि नियोडायमियम मैग्नेट का इस्तेमाल हम ऑटोमोबाइल्स में और सर्वो इंडस्ट्रियल ड्राइव्स के अंदर करते हैं। So next, coming to the controller part. So controller is basically is CPU और the brain of the electric vehicle. हम इसे कहेंगे कि यही सब कुछ ब्रेन है, यही कंट्रोल करता है कि मोटर को चलना है, रुकना है, कितना देर घूमना है, क्या इफिशिएंसी भी यही डिफाइन करेगा। तो कंट्रोलर कंट्रोल्स द BLDC मोटर, कंट्रोलर कंट्रोल्स द इफिशिएंसी, मतलब इट इंक्रीजेस द इफिशिएंसी, इट एक्सटेंडेड द बैटरी लाइफ, बैटरी की लाइफ भी बढ़ाता है। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो कंट्रोलर ही पूरा ब्रेन है। तो कंट्रोलर के अंदर इसीलिए बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक तो DC टू DC कन्वर्टर होता है, स्पीड कंट्रोलर होता है, इन्वर्टर होता है। ये सारे ही पार्ट इस कंट्रोलर सेक्शन में अंदर होते हैं और इससे ये टर्मिनल्स निकले होते हैं जो अपने अपने सेक्शंस में, मोटर्स में और जो ड्राइवर सर्किटरी में कनेक्ट होते हैं। तो बेसिकली हम कंट्रोलर को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कंट्रोलर बेसिकली कंट्रोल सिग्नल भेजता है ड्राइवर सर्किट को, और ड्राइवर सर्किट एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी जो डायरेक्टली मोटर से कनेक्टेड है। तो कंट्रोलर के कंट्रोल सिग्नल के अकॉर्डिंगली मोटर का मूवमेंट होगा। So this the controller is the logic that decides upon the specifies the driver's output, where a driver is responsible for supplying the actual power or actual output to the power devices, to the motor device. So next is the DC to DC converter. So DC to DC converter is the part of controller. DC to DC कन्वर्टर हम आप लोग सभी जानते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे कई तरह से कन्वर्टर्स होते हैं, जैसे बक कन्वर्टर होता है, बूस्ट कन्वर्टर होता है, चॉपर होता है। एक DC वोल्टेज के फॉर्म को दूसरे DC वोल्टेज के फॉर्म में चेंज करने के प्रोसेस को हम DC टू DC कन्वर्शन कहते हैं। कई बार हम एक व्हीकल के अंदर
बहुत तरह तरह के वोल्टेज लगते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम भी कि अगर गाड़ी में आपके वाइपर लगा हुआ है जो फ्रंट ग्लास का होता है, जब बारिश होती है तो यू नीड टू स्टार्ट द वाइपर, तो वो जो वाइपर है उसको यूज करने के लिए एक मोटर लगाई हुई है, उस मोटर को ड्राइव करने के लिए भी एक आपको सप्लाई देना पड़ेगी। सपोज अगर वो 24 वोल्ट की मोटर है एंड इफ योर बैटरी इज गिविंग 180 वोल्ट आउटपुट, सो आप 180 वोल्ट डायरेक्टली उस 24 वोल्ट की मोटर को दे नहीं सकते हैं। सो यू नीड टू हैव अ डीसी टू डीसी कन्वर्टर। तो तब आपको जरूरत होती है कि आप उस 180 वोल्ट को 24 वोल्ट में स्टेप डाउन कन्वर्ट करें, तो स्टेप डाउन कन्वर्ट करके उसको फीड करें। जब कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो परफॉर्म करेगी, मोटर एक्ट करेगी। इसी तरीके से कई बार हमें इससे ज्यादा आउटपुट वोल्टेज की भी जरूरत हो सकती है, तब हमें स्टेप अप करना पड़ेगा। तो हमें कई सारे एप्लीकेशन के लिए डीसी टू डीसी कन्वर्शन करना पड़ता है, विच में बी स्टेप अप, विच में बी स्टेप डाउन। तो इन सभी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली सारे कन्वर्टर्स बनाए जाते हैं और ये कन्वर्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं एक किसी भी व्हीकल के अंदर, जो कि दो तरह से हो सकते हैं। एक आइसोलेटेड कन्वर्टर्स होते हैं और दूसरा होता है नॉन आइसोलेटेड कन्वर्टर्स। सो आइसोलेटेड कन्वर्टर्स वो होते हैं जहां हमें जो इंक्रीज करना है वोल्टेज या डिक्रीज करना है वोल्टेज, उसका रेशियो कम हो, वहां पर हम आइसोलेटेड कन्वर्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मतलब हमें एक अगर रेशियो अगर हमें कम नहीं हो, जिसमें हम ज्यादा हमें इंक्रीज करना है तो हम आइसोलेटेड का इस्तेमाल करेंगे। वेरएज हमें 1:4 का अगर इस्तेमाल करना है, जैसे अगर आपको 10 वोल्ट को 40 वोल्ट बदलना है या 40 वोल्ट को 10 वोल्ट में बदलना है, तब आप नॉन आइसोलेटेड यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई हायर कन्वर्शन रेशियो है, इन दैट केस यू हैव टू यूज द आइसोलेटेड कन्वर्टर्स। आइसोलेटेड कन्वर्टर्स में भी हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज, फ्लाईबैक, फॉरवर्ड, पुश पुल, ये बहुत सारे कन्वर्टर्स होते हैं। बेसिकली आइसोलेटेड कन्वर्टर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको बायडायरेक्शनल सर्किटरी, बायडायरेक्शनल करंट का फ्लो करना है। कोई आपको ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें बायडायरेक्शनल करंट फ्लो हो सकता है, दैट टाइम यू नीड द आइसोलेटेड कन्वर्टर, वेयर एज द नॉन आइसोलेटेड कन्वर्टर्स आर यूज्ड फॉर वन साइडेड फ्लो ऑफ द करंट। तो नॉन आइसोलेटेड कन्वर्टर में इन्होंने बताया हुआ है कि इट इज यूज्ड वेयर द वोल्टेज नीड टू बी स्टेप अप और डाउन बाय रिलेटिवली स्मॉल रेशियो लेस देन 1:4:1। जब छोटा रेशियो होता है तब हम नॉन आइसोलेटेड यूज करते हैं, और जब बड़े रेशियो में हमें स्टेप अप और स्टेप डाउन करना है तब हम आइसोलेटेड यूज करते हैं। और दूसरा जैसे मैंने बताया कि ये बायडायरेक्शनल कन्वर्टर्स होते हैं, तो जैसे रीजनरेटिव चार्जिंग का एक एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे आगे की स्लाइड में। तो वहां पर हम आइसोलेटेड कन्वर्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। रीजनरेटिव चार्जिंग बेसिकली कोई भी हम व्हीकल दो तरह से हम कर सकते हैं, ब्रेकिंग होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और एक चार्जिंग हम कर सकते हैं। तो रीजनरेटिव चार्जिंग बेसिकली किसी भी व्हीकल को आप मूव कर रहे हैं और सडनली कोई स्लोप आता है, तो स्लोप पे आपको तब उस वक्त में इलेक्ट्रिक पावर से ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, तब इलेक्ट्रिक पावर आप बंद भी कर देते हैं तो भी ग्रेविटी की वजह से आपका व्हीकल फ्लो कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो दैट टाइम आपका जो व्हील मूव हो रहा है उस वक्त में उस व्हील में जो भी मोटर लगी है, यू कैन यूज दैट मोटर एज अ जनरेटर, एंड दैट जनरेटर लाइक डायनेमो में जिस तरीके से होता था पहले जमाने में, जब साइकिलें चलती थी उसमें एक लाइट लगा देते और फॉर्म लगा देते, वो डायनेमो का इस्तेमाल करते थे। सिमिलरली डायनेमो कंसेप्ट को यूज करके हम वापस से बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं उस काइनेटिक एनर्जी से, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बैटरी को वापस चार्ज कर सकते हैं, जो बैटरी उसी साइकिल में लगी हुई है या उसी टू व्हीलर में लगा हुआ है। तो हम इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं रीजनरेटिव चार्जिंग के लिए। ब्रेकिंग के अंदर सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। ब्रेकिंग मतलब कि ये होता है कि जब आप कोई भी व्हीकल के अंदर सडनली हाई स्पीड के अंदर ब्रेक लगाते हैं, सो दैट टाइम योर व्हील गेट्स लॉक्ड, और जब वो लॉक होता है तो पूरी जो भी एनर्जी है, जो भी काइनेटिक एनर्जी थी, वो एकदम से स्टॉप हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं तो जाती है, तो लॉस हो जाती है, वो हीट के टर्म्स में खत्म हो जाती है, हीट के टर्म्स में उसका लॉस हो जाता है। तो वो हीट लॉस करने की बजाय हम उस एनर्जी को अगर बायडायरेक्शनली फ्लो करवा के वो हम उसको बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर सके, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को, ऐसे फिनोमेना को हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जैसे बताया हुआ है कि इट रन्स इन वन डायरेक्शन, इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जब कोई भी एक नॉर्मल व्हीकल होता है, when the motor is run in opposite direction, a properly designed motor becomes an electric generator and it converts the mechanical energy into electrical energy. So this electrical energy can be fed to the charging system for the car of the cars of batteries. So एक नॉर्मल कंडीशन में कोई भी हाइब्रिड व्हीकल हो या नॉर्मल व्हीकल हो, नॉर्मल कंडीशन में तो फ्लो इस तरीके से होता है कि बैटरी से जो पावर जा रही है या हाइब्रिड जो भी टेक्नोलॉजी यूज की है आपने, उससे पावर जा रही है,
जो मोटर को जाती है, मोटर से ट्रांसमिशन को जा रही है और ट्रांसमिशन से मोटर से जो व्हील मूव हो रहा है और व्हीकल आगे रोटेट हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि सडनली आप ब्रेक लगा देते हो। जब जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो तो ये जो नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस होता है इस मोटर के अंदर, इस नेगेटिव टॉर्क को आप वापस से बायडायरेक्शनली आइसोलेटेड कन्वर्टर्स के थ्रू वापस से आप इसको इन्वर्टर के थ्रू फ्लो करते हुए बैटरी को चार्जिंग करवा सकते हो। तो इसमें एक सर्किट दिए हुए होते हैं, उस सर्किट से हम डीसी टू डीसी कन्वर्ट करके हम बैटरी को वापस से चार्ज कर सकते हैं। तो जब भी ब्रेक लगता है तो वो एनर्जी लॉस होने की बजाय बैटरी की चार्जिंग में यूज हो जाती है। तो ये भी एक रिजनरेटिव चार्जिंग, रिजनरेटिव ब्रेकिंग फिनोमेना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस स्लाइड आई गॉट फ्रॉम द इंटरनेट ओनली कि जयपुर मेट्रो ने इस तरीके से रिजनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल करके 35% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेव की है। This need to be verified. This the 35% is very high. If it is really true, then it is phenomenal. It is very fantastic. अगर 35% save कर ले तो, but this data has to be checked. So, but lot of cars are already aware of these cars. Toyota की भी कुछ cars है और Ford की भी और Tesla ने तो already बनाई हुई है इस तरह की कार जिसमें regenerative braking system डाला है और regenerative braking system उसमें successfully implemented है. So after these seeing all these slides, we can make conclusion that power electronics का application ही सब कुछ है electric vehicle के अंदर। तो electric vehicle is nothing but the application of power electronics. पहले एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, पहले एक नॉर्मल व्हीकल को संभालने के लिए, सुधारने के लिए एक मैकेनिकल इंजीनियर लगेगा या एक कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लगेगा या सेवरल चीजें लग रही थी। जबकि अगर हम अभी यहाँ देखें तो इसमें मेजर वर्क जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का हो गया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जिसमें सारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। और एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसने भी कुछ स्टडी करी है या इलेक्ट्रिकल की ब्रांच में जिसने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, ही कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस सर्किटरी और वो इन सारी सर्किटरी को समझ सकता है और इन सारी सर्किटरी को समझ के ट्रबल शूटिंग भी कर सकता है किसी कार के लिए और उसको रिपेयर भी कर सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नाइट विजन या पेरेंटल कंट्रोल या इंजन कंट्रोल, एयरबैग डिप्लॉयमेंट। एयरबैग डिप्लॉयमेंट में भी एक सेंसर होता है, जब जर्क लगता है तो सेंसर उसको एक्टिव करता है और वो बलून फूल जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग है या फिर हम एक्टिव वाइब्रेशन कंट्रोल है या ट्रांसमिशन कंट्रोल है या सीट बेल्ट सीट पोजीशन कंट्रोल है, या फिर हम इधर देखें तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है कारों के अंदर, एक वॉइस डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, एंटरटेनमेंट सिस्टम होता है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह होते हैं, ऑटो डिमिंग मिरर होते। तो मतलब ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए जितने भी ये सभी सर्किटरी है, ये सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सर्किटरी बनाई हुई है और इन सर्किट के बेस्ड ही सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल किया हुआ है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। इसमें ICR SCR हो सकता है, IGBT हो सकता है और मॉसफेट हो सकता है या कुछ भी डायोड हो सकते हैं, पावर डायोड हो सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट कुछ गेट कंट्रोल सर्किटरी बनाई होगी और इस तरीके की कुछ सर्किटरी बना के ये सारे एप्लीकेशन डेवलप किए। नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड दिस सर्किटरी, तो इसके लिए हमको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे 2-3 स्लाइड के अंदर। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली एक इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स जब हमारे पास में होता है AC या DC और एक कंट्रोल सर्किटरी होता है, तो हम उससे पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब सप्लाई हमने दे दी, कंट्रोल सर्किट से हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट को, एक डायक हो, एक ट्रायक हो या SCR हो या मॉसफेट हो, उसको कितनी देर के लिए ऑन रखना है, कितनी देर के लिए ऑफ रखना है, ये कंट्रोल सर्किट से हम डिसाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इसको अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल लोड के अंदर। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, कई एप्लीकेशंस है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली इसको अगर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर डिफाइन करें तो इसमें 4 मेजर चीजें आती हैं। तो पहले तो बेसिक चीजें, रेक्टिफायर आप सब लोग जानते हैं, रेक्टिफायर AC कन्वर्शन टू DC कन्वर्शन, ये रेक्टिफायर हो गया। आप सब लोग जानते हैं कि AC सप्लाई को मैंने DC सप्लाई में बदल दिया तो रेक्टिफिकेशन हो गया। उसी तरीके से अगर DC सप्लाई को मैंने AC में बदल दिया तो ये इन्वर्टर हो गया। नॉर्मल घरों में जो इन्वर्टर होता है या कोई भी हम DC को AC में बदल देते हैं तो ये इन्वर्टर हो गया। ठीक है, रेक्टिफायर भी हम समझते हैं, इन्वर्टर भी हम समझते हैं। चॉपर की हमने बात लास्ट स्लाइड में समझ ही ली कि एक DC वोल्टेज को दूसरे DC वोल्टेज में जब चेंज करते हैं, दिस काइंड ऑफ DC टू DC कन्वर्शन आर चॉपर्स। हमने बहुत सारे DC टू DC कन्वर्टर्स की बात करी, बक है, बूस्ट है, फ्लाईबैक है, बहुत सारे कन्वर्टर्स हमने देखे। चौथी चीज आती है AC टू AC कन्वर्शन। तो इस AC टू AC कन्वर्शन 2 तरह से हो सकता है। एक तो होता है AC वोल्टेज कंट्रोलिंग,
जिसमें एक एसी वोल्टेज दूसरे वेरिएबल एसी वोल्टेज में वेरी कर यूज में ले सकते हैं, बट दैट टाइम फ्रीक्वेंसी विल बी फिक्स्ड। जो फ्रीक्वेंसी इनपुट की है वही फ्रीक्वेंसी हमारी आउटपुट की होगी। लेकिन एक वेराइटी होती है साइक्लो कन्वर्टर, एसी टू एसी कन्वर्शन की। जो साइक्लो कन्वर्टर्स होते हैं वो भी एक एसी वोल्टेज को दूसरे एसी वोल्टेज में चेंज करते हैं, जो कि वेरिएबल हो सकता है, लेकिन उस वक्त में फ्रीक्वेंसी भी वेरी होती है। उस वक्त में फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर सकते हैं और उसके कई एप्लीकेशंस होते हैं। उसका हम फायदा लेके कुछ एप्लीकेशंस यूज करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो हमको ऑटोमोबाइल्स में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं। सो ऑल दिस सर्किटरीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इन्हीं सर्किट को समझने के लिए, इन्हीं सभी सारी चीजों को, कंसेप्ट को, बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेवलप किए थे, जिसमें जो ट्रेनिंग पर्पज से यूज किए जाते हैं, जैसे कि हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, SCR लैम्प फ्लैशर है, SCR अलार्म सर्किट है, लैम्प डिमर है, फ्लाईबैक कन्वर्टर्स है, बक बूस्ट कन्वर्टर्स है, बक एंड बूस्ट है और बक बूस्ट कन्वर्टर है, चार्ज कंट्रोलर ट्रेनिंग सिस्टम से, फ्यूल सेल ट्रेनिंग सिस्टम है जो हाइब्रिड कार्स को समझाने के लिए यूज आता है, BLDC ट्रेनिंग सिस्टम है, परमानेंट मैग्नेट DC ट्रेनिंग सिस्टम है, ट्रिपल VF ड्राइव ट्रेनिंग सिस्टम है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ट्रेनिंग सिस्टम, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने डेवलप किए इसके अलावा, जो हम इन सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी को समझा सके। तो बेसिकली पहला स्टार्ट होता है इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। तो ये डिवाइसेस टू टर्मिनल हो सकती है और 3 टर्मिनल हो सकती है। तो 2 टर्मिनल पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे पिन डायोड हो गया, स्कॉटकी डायोड हो गया, लेकिन 3 टर्मिनल डिवाइसेस जैसे SCR हो गया, मॉसफेट हो गया, IGBT हो गया, थायरिस्टर और SCR एक ही बात है। तो ये चीजें जो होती है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस होती है। तो सबसे पहले हमें इन डिवाइसेस को समझना पड़ेगा। तो इन डिवाइसेस को समझने के लिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए कुछ प्रोडक्ट है। एक बार आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर समझ में आ गया तो आप इसका इस्तेमाल एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी कर सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम्स में कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी किया जा सकता है, सिग्नल प्रोसेसिंग में भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी किया जा सकता है। मतलब वेरियस एग्जांपल्स है जिसमें हम सभी का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की हम बात करते हैं, जो साइंटेक 2700 है। ये प्रोडक्ट इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि एक वर्क बेंच है, इस वर्क बेंच के अंदर हियर दिस पार्ट इज द पावर सप्लाई, दिस द लो वोल्टेज हाई वोल्टेज पावर सप्लाई AC और DC दी हुई है। फिर यहाँ पर ये डायोड्स की एक असेंबली का एक सेक्शन दिया है, एक SCR की असेंबली का सेक्शन दिया और एक IGBT की असेंबली का सेक्शन दिया। इन सभी पावर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे फायरिंग सर्किटरी और कंट्रोल सर्किटरी दिए हुए, वो हमने साइक्लो कन्वर्टर और हमने इन्वर्टर, सीरीज इन्वर्टर, पैरेलल इन्वर्टर और फिर बैटफोर्ड इन्वर्टर और जितने भी सर्किटरी हमारे पास में इन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए, इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करने के लिए लगते हैं, हमने सभी डेवलप किए। ये सभी मैग्नेटिक कार्ड्स है, ये एक कार्ड हटा के आप दूसरा कार्ड लगा के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ एक ऑसिलोस्कोप भी आप देख रहे हैं, इस ऑसिलोस्कोप को भी आप चला सकते हैं। और इस ऑसिलोस्कोप को, चूंकि हम सारा हाई वोल्टेज में यहाँ पे काम कर रहे हैं या लो वोल्टेज में भी कर रहे हैं, तो भी आप सारी वेवफॉर्म आपको ऑसिलोस्कोप पे देखना है। तो आपको चूंकि आइसोलेशन मेजरमेंट की जरूरत होगी, तो हम यहाँ पर एक हमने पावर स्कोप भी दिया हुआ है, इससे आप फ्लोटिंग मेजरमेंट्स भी कर सकते हैं। और लोड लगाने के लिए हमने यहाँ पे रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, इंडक्टिव लोड्स भी दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये एक पूरा वर्क बेंच है, इसमें स्टूडेंट चाहे ITI का हो या डिप्लोमा का हो या इंजीनियरिंग का हो, कुछ भी एक्सपेरिमेंट उसको अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड करना है, इन डिवाइसेस को समझने के लिए, इनके एक्सपेरिमेंट्स को बनाने के लिए, एक ब्रेडबोर्ड पे बनाने के लिए, एक्चुअल बनाने के लिए, तो ये एक मदरबोर्ड है जो कि इनफ है, सफिशिएंट है किसी भी टेक्नीशियन के लिए, ताकि वो इसका इस्तेमाल करके सीख सके और उसको सिखा सके, कोई टीचर इस पर सिखा सके। ये एक सिंपल छोटा प्रोडक्ट है जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, जिसमें भी सारी डिवाइसेस हमने दी हुई है, SCR, IGBT, डायरेक्ट ट्रैक सब दिया हुआ है। इसमें भी पावर सप्लाईज दी हुई है और लोड दिया हुआ है। एक छोटे लेवल पे है, एक वाला पहला प्रोडक्ट था, थोड़ा हायर लेवल पे, इसमें ज्यादा स्कोप ऑफ लर्निंग था, इसमें 50 से 60 एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। इसके अंदर हम 15 से 20 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम सारे UJT, मॉसफेट, IGBT, डायरेक्ट ट्रैक, सारे एक्सपेरिमेंट को हम समझ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर सकते हैं और इस ब्रेडबोर्ड पे हम कोई सर्किटरी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम बक कन्वर्टर्स और बूस्ट कन्वर्टर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम देखते हैं, तो हम उसको समझते हैं कि उनकी वर्किंग क्या होती है। तो एक बक कन्वर्टर का यहाँ पे सर्किट दिखाया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। एक पावर सप्लाई है, एक स्विचिंग डिवाइस है, स्विचिंग डिवाइस में भी मॉसफेट, SCR कुछ भी हो, ठीक है। एक डायोड है, एक इंडक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे कैपेसिटर के साथ में क्रॉस में लोड लगा दिया है। ये स्विचिंग डिवाइस को हम ऑन ऑफ करने के लिए एक पल्स देते हैं, गेट पल्स देते हैं,
वो उस गेट पल्स से हम इसको ऑन और ऑफ करते हैं। हमें कितनी देर के लिए इसको ऑन करना है और कितनी देर के लिए ऑफ करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। ये बहुत ब्यूटीफुल डेमोन्स्ट्रेशन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की समझने के लिए कि कैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता है, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी को, ये समझने के लिए। इसकी छोटी सी वर्किंग होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बक कन्वर्टर है। बक कन्वर्टर मतलब स्टेप डाउन कन्वर्टर होता है। जैसे मैंने अगर किसी को 40 वोल्ट से 10 वोल्ट चाहिए है, तो आप यहाँ पर 40 वोल्ट का आपने सप्लाई लगा दिया है, ये सर्किट बनाएंगे तो आप उसको लो वोल्टेज 10 वोल्ट में, 12 वोल्ट में, 15 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी एक हाई वोल्टेज आउटपुट को हम लो वोल्टेज आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं हम इसको, तो उसको बनाने के लिए ये सर्किट बनाया हुआ है। तो यहाँ सप्लाई लगा दी है, यहाँ पे एक स्विचिंग डिवाइस लगाई हुई है। तो जब इस स्विचिंग डिवाइस को हम स्विच करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, तो जब सबसे पहले जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये जो करंट फ्लो होता है वो इस तरीके से होता है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये तो यहाँ से करंट फ्लो होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पूरा पावर जो जाता है, पूरा करंट फ्लो होता है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है वो इंडक्टर के क्रॉस हो जाती है। और यहाँ पे इंडक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो उस करंट के वेरिंग होने का अपोज करता है ना। तो वो जो लेंज लॉ होता है, या जो हमने पहले के पुराने 10th क्लास 12th क्लास में अपने पढ़े होंगे, लॉ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या लेंज लॉ आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एनर्जी जमा होने लग जाती है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जमा हो गई सबसे ज्यादा, लेकिन ये डायोड रिवर्स बायस में लगा हुआ है। आप देख रहे हो कि यहाँ से ये डायोड, अगर यहाँ पे एनर्जी है जिस तरीके से, तो ये डायोड रिवर्स बायस में लगा हुआ है। तो ये एनर्जी यहाँ तो फ्लो नहीं होती है, तो यहाँ से ये कैपेसिटर को चार्ज कर देती है। जब इसका ऑफ पीरियड आता है, जब इसका ऑफ पीरियड आता है, तो ऑफ पीरियड के अंदर ये कंडक्ट नहीं करता, तो सर्किट ब्रेक हो गया। तो अब उस वक्त में क्या होता है कि जो इंडक्टर में स्टोर एनर्जी थी, जो थोड़ी सी कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी थी, वो सब लोड के क्रॉस फ्लो होती है। तो बहुत ही कम एनर्जी लोड के क्रॉस मिलती है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट ये होता है कि हमको इसके जो स्विचिंग के ऑन और ऑफ पल्सेस के आउटपुट में, लोड के आउटपुट में रिजल्टेंट आउटपुट बहुत कम मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारा वोल्टेज लॉस हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें बहुत कम एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमें आउटपुट में जो हमने जितना वोल्टेज दिया था उसका हमें बहुत कम वोल्टेज मिलता है। और जितना वोल्टेज हमें चाहिए वो डिपेंड करता है इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू के ऊपर, और पल्स को हम कितनी देर के लिए ऑन ऑफ कर रहे हैं। उन तीनों चीजों को, फैक्टर्स को चेंज करके हम इससे लो वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। इसका ठीक उल्टा बूस्ट कन्वर्टर के अंदर, इस सर्किट के अंदर आप देखेंगे, इसमें बूस्ट में ये वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो ये कैसे बढ़ाता है, इसके अंदर इंडक्टर को पहले लगा दिया है, फिर बाद में स्विचिंग डिवाइस को इसमें पैरेलल में लगाया हुआ है, फिर एक डायोड है और फिर कैपेसिटर है। तो जब ये इसको स्विचिंग डिवाइस को जब ऑन पल्स दी जाती है, जब इसका ऑन पीरियड आता है, तो ऑन कंडीशन में क्या होता है, जो सारी सप्लाई है इंडक्टर के थ्रू फ्लोती हुई, चूंकि ये ऑन हो गया तो एक शॉर्ट सर्किट बन गया है, तो सारी पावर जो है आपकी वो इसी लूप में यहीं से यहाँ तक में फ्लो होकर रह जाती है, पावर इधर जाती ही नहीं है। ठीक है, तो आपकी सारी पावर यहाँ से यहाँ में चली गई। तो ये ऑन पीरियड के अंदर यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस में काफी सारी पावर जमा हो जाती है, जो इसमें स्टोर हो जाती है। जब हम इसको ऑफ पीरियड देते हैं तो ये कंडक्ट नहीं करता है। उस वक्त में क्या होता है, ये कंडक्ट करके सीधा ये डायोड के थ्रू कैपेसिटर में पावर जाती है। तो अब ऑफ पीरियड की पावर जो कैपेसिटर में है, ऑन पीरियड की पावर जो कि इंडक्टर के वजह से स्टोर हुई है, वो दोनों पावर का रिजल्टेंट हमको लोड के क्रॉस मिलता है। तो एडिशन ऑफ दिस टू पावर सप्लाईज मिल जाता है हमें, तो हमें वोल्टेज एकदम डबल होकर डबलिंग इफेक्ट मिलता है। एक इंडक्टर का पावर का इफेक्ट मिल जाता है जो कि स्टोर की हुई है, और कैपेसिटर का मिल जाता है हमें। तो टेम्पररी स्टोरेज जो इंडक्टर की वजह से और कैपेसिटर की वजह से दोनों हमें रिजल्टेंटली लोड के अक्रॉस मिलते हैं, तो हम वोल्टेज में इंक्रीमेंट कर पाते हैं इनकी वैल्यूज को सिलेक्ट करके। तो अगर आपको 10 वोल्ट को आपको 40 वोल्ट बनाना है, या 40 वोल्ट को आपको 80 वोल्ट बनाना है, तो आप बूस्ट कन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये उसकी ब्यूटी है कि आप किसी भी वोल्टेज को किधर भी प्ले कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप इनके साथ में कुछ सर्किट डिजाइन करते हो, आप कुछ इन कंपोनेंट के साथ में जब खेलते हो, इधर उधर वैल्यू चेंज करते हो, तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम मजेदार सब्जेक्ट है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके जब इसको वेरीफाई करते हैं तो आपको भी मजा आता है। और आप सर्किटरी जितनी भी मैंने बताई है कार वाली, वो सब आप आपके लैब के अंदर आप आराम से इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप बना सकते हो। ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल करके आप इन सर्किटरी को बना के सीख सकते हो। एक होता है बक बूस्ट कन्वर्टर, जिसमें दोनों चीजें होती है, वोल्टेज बढ़ता भी है और वोल्टेज घटता भी है। ये डिपेंड करता है कि हमको क्या एप्लीकेशन चाहिए। तो वही सर्किटरी वही होती है, हमने जिस तरीके से देखी इंडक्टर और इनकी पल्सेस का हम इस्तेमाल करके, जब हमें सर्किट के लिए जितना ज्यादा वोल्टेज चाहिए उतनी देर की पल्स देके हम उतना ज्यादा ले लेंगे, उसके हिसाब से इसकी पल्सेस, इसकी ऑन ऑफ स्पीड हम चेंज कर
चेंज करके हमें दोनों ही तरह से हम एप्लीकेशन इसमें कर सकते हैं, कम भी ले सकते हैं और आउटपुट में ज्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। तो इनको समझने के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, डायरेक्टली बूस्ट कन्वर्टर, बक कन्वर्टर और बक बूस्ट कन्वर्टर्स, जो डायरेक्टली इन प्रोडक्ट्स को समझाते हैं। एक लैम्प डिमर यहाँ पे बताया हुआ है, बहुत सिंपल सा सर्किट है, एससीआर बेस्ड अलार्म फ्लैशर और एससीआर बेस्ड अलार्म सर्किट है। तो ये लैम्प डिमर सर्किट यहाँ पर दिखाया हुआ है, जो कि कार में भी होता है। तो जब हम कार की लाइट डिम करते हैं या जब हम कार से निकल आते हैं तो थोड़ी देर के लिए, जब जैसे ही गेट बंद करते हैं तो लाइट डिम होता है, फिर धीरे धीरे होकर बंद होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये ट्रायक की जो गेट है, ये गेट एक डायक के थ्रू यहाँ से कंट्रोल की हुई है। तो जब इस पॉट को आप वेरी करेंगे तो आप गेट करंट वेरी कर रहे हैं, गेट करंट वेरी कर रहे हैं तो आप ट्रायक का कंडक्शन उतनी देर के लिए आप कम ज्यादा कर रहे हैं, तो आप लैम्प को डिम कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली करंट को कम करके। तो बहुत बेसिक सर्किटरी है समझने के लिए। इनको समझाने के लिए भी रेडीमेड बोर्ड्स भी है और ब्रेडबोर्ड वाली स्कीम भी है, जिसमें खुद भी बना सकते हो और वेरीफाई करने के लिए इस तरीके से रेडी टू यूज एक्सपेरिमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी है। एक फ्यूल सेल ट्रेनिंग सिस्टम प्रोडक्ट है, जिसमें हम फ्यूल सेल के बारे में बताते हैं कि कैसे फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर से स्प्लिट करता है। तो हम एक फ्यूल सेल को लेते हैं जो कि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होती है। इसको जब एनर्जाइज करते हैं हम किसी भी सोलर पैनल से, तो ये वाटर में से हाइड्रोजन को अलग कर देता है, और जैसे ही हमको हाइड्रोजन मिलती है तो ये यही फ्यूल सेल, ये रिवर्सिबल फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन को वापस से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए। तो एक बहुत सुंदर डेमोन्स्ट्रेशन है जिसके अंदर हम फ्यूल सेल को समझा सकते हैं। ऐसे ये ट्रिपल वीएफ ड्राइव ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसमें हम वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एक ड्राइव दी हुई है, जिससे ड्राइव से हम मोटर को, इंडक्शन मोटर को रन करते हैं। जैसे टेस्ला इंडक्शन मोटर यूज करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो उसकी स्पीड कंट्रोल कैसे होती है, उसका स्पीड रनिंग एंड रिवर्सिंग कैसे होती है, ब्रेकिंग कैसे होती है, सारे कंसेप्ट हम इस प्रोडक्ट में समझा सकते हैं। BLDC ट्रेनिंग सिस्टम है जिसमें हम BLDC मोटर को इस्तेमाल किया हुआ है, उसमें रनिंग एंड रिवर्सिंग फेनोमेना, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, PWM टेक्निक, लोड कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे एक्सपेरिमेंट हम BLDC ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू सीख सकते हैं। दिस इज अ रियल टाइम टू व्हीलर ट्रेनिंग सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे एक मोटर दी हुई है, एक ये एक्सीलरेटर है, ये ब्रेक है, और ये पूरा प्रोडक्ट है जिसमें इस पैनल में DC वोल्ट मीटर, DC एमीटर, AC वोल्ट मीटर, AC एमीटर, फिर RPM मीटर, सारी चीजें दी हुई है। अब स्टूडेंट खुद इसमें पूरा व्हीकल असेंबल करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट उसका, मोटर तो है ही आपकी यहाँ पे है, और बाकी का सारा सर्किटरी स्टूडेंट खुद लगाएगा। कैसे वोल्टेजेस देखना है, कैसे BLDC मोटर को AC वोल्टेज चाहिए तो पहले बैटरी से DC वोल्टेज आया, फिर वो इन्वर्टर से AC में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके 3 फेज से हॉल सेंसर के कनेक्शन, सारे कनेक्शन वो खुद करता है और खुद करके इसको ड्राइव करता है, इसकी स्पीड वेरिएबल स्पीड्स पे देखता है, इसकी इफिशियंसी निकाल सकता है। इनमें आप देख सकते हैं स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक कर सकता है, BLDC मोटर और हॉल सेंसर के वेवफॉर्म का एनालिसिस कर सकता है, रिवर्सिंग और ब्रेकिंग सिस्टम समझ सकता है। PWM टेक्निक BLDC मोटर के अंदर स्पीड कंट्रोल के लिए यूज की जाती है, उसको हम समझ सकते हैं, उन PWM वेवफॉर्म देख सकते हैं हम। इलेक्ट्रिकल लाइट के कंट्रोल कैसे होते हैं, ट्रबल शूटिंग भी हमने इसमें दी हुई है, कुछ फॉल्ट डाले हुए हैं तो ये खराब हो जाएगी, उसके बाद में स्टूडेंट को सुधारना है कि क्या हुआ एग्जैक्टली, तो यू कैन ट्रबल शूट ऑल्सो। So this is also a very good product for understanding the electric vehicle two-wheeler, how to repair it, how to troubleshoot it. So this is also for the practice. कुछ और प्रोडक्ट है जिसमें हम ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बताते हैं। तरह तरह की बैटरीज दी हुई है, निकल कैडमियम बैटरी, निकल आयन बैटरी, और बहुत सारी बैटरीज है जिसमें आप बैटरी को चार्ज कर सकते हो, डिस्चार्ज कर सकते हो, बैटरी पैक को चार्ज कर सकते हो, लिथियम आयन बैटरी पैक को, उसको भी डिस्चार्ज कर सकते हो। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को समझा सकते हैं हम यहाँ से कि कैसे कम ज्यादा हम बैटरी को चार्जिंग डिस्चार्जिंग करते ही गर्म हो गई तो अपने आप कैसे कट करता है, ओवर चार्ज नहीं करता है, तो ये सारे फंडामेंटल्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर ट्रेनिंग सिस्टम एक PMSM मोटर के ऊपर बना हुआ प्रोडक्ट है, जिसमें एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर की पूरी वर्किंग समझाई हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल के रेफरेंस में। उसी तरीके से एक एक्चुअल रियल टाइम कार का, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार का एक ब्रेक और एक्सेलरेटर लेके ये पूरा प्रोडक्ट है, जिसमें वो रियल टाइम एक ब्रेक और एक्सेलरेटर का क्या रोल होता है, ये सेंसर्स कैसे काम करते हैं, इसमें जो सेंसर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, इनके क्या वेवफॉर्म्स होते हैं, और कैसे सिग्नल समझ में आता है कि ये ब्रेकिंग कैसे हो रही है या एक्सेलरेटिंग कैसे हो रही है, हम इसमें पूरा रियल टाइम स्टडी कर सकते हैं। ऐसे एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ट्रेनिंग सिस्टम है, जो एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आजकल हमने गाड़ियों में देखा है। BS6 जो नई गाड़ियां आ रही है, जो बड़ी 150cc इंजन की हेवी ड्यूटी गाड़ी, टू व्हीलर्स भी होती है, तो इवन उसके अंदर भी ये इस तरीके के सिस्टम होते हैं। वेस्पा ने भी कई जैसे निकाले हुए मॉडल्स, उसमें सब ABS वो प्रोवाइड करता है,
वेस्पा के स्कूटर्स जो कि पावरफुल होते हैं, उनके अंदर भी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, और कई सारी बाइक्स में भी होता है। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम ऐसा होता है जो इट प्रिवेंट द सडन लॉक ऑफ व्हील्स, सो इट प्रिवेंट्स द स्किडिंग, मतलब गाड़ी एकदम से गिरती नहीं है, आपने एकदम ब्रेक लगा दिया तो भी गिरेगी नहीं। तो ये कैसे होता है? तो बेसिकली इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिक वॉल्स एंड स्पीड सेंसर्स, इनकी वजह से होता है। तो ये जो एबीएस सिस्टम होता है, इट कीप इंटरेक्टिंग विथ व्हील ऑन द सरफेस एंड कम्युनिकेटिंग विद द ब्रेकिंग सिस्टम। बेसिकली ये कम्युनिकेट करता रहता है एबीएस व्हील के साथ में और ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में, और इंटेलिजेंटली उसको गाड़ी को स्किड होने से, गिरने से बचा लेता है। पर ये सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है पूरा, तो ये कैसे हो रहा है, इस पूरे एक्सप्लेनेशन को समझाने के लिए हमने सिमुलेशन बनाया हुआ है टू अंडरस्टैंड द एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। कैन एरिया आप लोगों ने सुना हुआ है, जैसे हम लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, उसी तरीके से कारों के अंदर या इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कैन होता है जो कि कंट्रोल एरिया नेटवर्क होता है। ये जैसे कार में विंडोज ये मिरर्स है, ये विंडो के जो पुश पुल बटन्स होते हैं, उनको ऊपर नीचे करने के लिए जो भी स्विचेस होते हैं, या बहुत सारी कार के अंदर असेंबली होती है, वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है, तो ये सारे प्रोटोकॉल समझने के लिए, कैन बस प्रोटोकॉल समझने के लिए एक ये ट्रेनिंग सिस्टम है। ये पी पावर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, थोड़ा रियल टाइम है, ये एक्चुअल रियल टाइम कार के ऊपर बनाया हुआ है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग के ऊपर बनाया हुआ एक ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसमें एक्चुअल रियल टाइम कार का पावर स्टीयरिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक ड्राइव्स को समझाने के लिए एक ट्रेनिंग सिस्टम है। मैं ब्रीफली जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस तरीके के प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोग डेवलप कर चुके हैं। ब्रेकिंग एनर्जी सिस्टम है, जैसे आप ये मूव होता है, व्हील को आप फुल स्पीड पे घुमाते हो और सडनली ब्रेक लगा देते हो, जैसे ही ब्रेक लगती है तो ऐसे ही वो पूरी एनर्जी हम उसको आइसोलेटेड कन्वर्टर के थ्रू वापस से बैटरी में डाल देते हैं, और बैटरी का लेवल हम पहले दिखाते हैं कि 11.2 वोल्ट है, और ब्रेक लगाने के बाद में एकदम से वो 11.3 वोल्ट हो गया। तो वो वोल्टेज कैसे बढ़ा, तो वो दिखाने के लिए हमने इसको यहाँ पर बताते हैं कि हम किस तरीके से ये ब्रेकिंग सिस्टम का, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया हमने। ये भी 4 व्हीलर ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसमें पूरे कंप्लीट कार का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया हुआ है। ये सब रियल टाइम कार के ऊपर बताए हुए। एक एनर्जी मैनेजमेंट को समझने के लिए ट्रेनिंग सिस्टम है कि किस तरीके से एनर्जी लो स्पीड में, हाई स्पीड में, फुल स्पीड में जब स्टॉप करते हैं तो कैसे लॉसेस होते हैं, उसको समझाने के लिए एक सिमुलेशन है। ये भी ये एक प्रोडक्ट है एनविस 483, ये 5 प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है। एयर कंडीशनिंग, बॉडी इलेक्ट्रिकल वायरिंग, बॉडी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग, ड्राइव ट्रांसमिशन और पावर बैटरी एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि ये 3 जो प्रोडक्ट है, ड्राइव ट्रांसमिशन, पावर बैटरी एंड मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग सिस्टम, चौथा बॉडी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और 5वां एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसमें चौथे प्रोडक्ट के साथ में एक कार भी आती है, एक्चुअल में रियल टाइम कार की पूरी बॉडी आती है। तो ये पांचों प्रोडक्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 जब एक लैब में इंस्टॉल हो जाते हैं, ये पांचों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और आप अगर कोई भी एक्सीलरेटर भी मूव कर रहे हैं तो उसके पूरे इफेक्ट आप पांचों प्रोडक्ट में देख सकते हैं, या एयर कंडीशनिंग चलाते हैं तो उसका इफेक्ट बैटरी में भी देख सकते हैं। तो आप ये पूरे पांचों प्रोडक्ट को आपस में कनेक्ट करके एक पूरी लैब है ये, इट्स बेसिकली कंप्लीट लैब फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो दिस आल्सो वी हैव डेवलप्ड। और एक ऐसी इंटेलिजेंट चार्जिंग ट्रेनिंग सिस्टम है, ये हार्डवेयर का लास्ट प्रोडक्ट है जिसमें हमने एक्चुअल रियल टाइम चार्जिंग सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें हम कार्स को पूरा चार्ज कर सकते हैं, और चार्जिंग कैसे होती है, कैसे वोल्टेजेस इंक्रीज होते हैं, उसके क्या सर्किटरी है, वो हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। इज द इंटेलिजेंट चार्जिंग ट्रेनिंग सिस्टम। इसके बाद में हम लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए हैं। वो जो टीचिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे टोयोटा फिनिश्ड व्हीकल को समझाने के लिए एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम सारे उस कार के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एबीएस, पावर स्टीयरिंग, सभी जितने भी सर्किटरी की बात करी अभी हमने, सारा हम यहाँ पे सिमुलेट करके दिखा सकते हैं। इवन इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग आप जब देख रहे हैं तो इसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल ये मल्टीमीटर को भी कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे, और उस जगह का वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। तो एक रियल टाइम और एक वर्चुअल दोनों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। मतलब आप इसके अंदर एक मेजरमेंट भी कर सकते हैं, रियल टाइम मेजरमेंट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द मल्टीमीटर्स। सॉफ्टवेयर में ही फीचर्स दिए हुए वाले। ये मेंटेनेंस सिखाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक यूनिवर्सल सभी तरह की कारों के ऊपर बेस्ड है, और किस तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है, कारों को गैराज में किस तरीके से खोला जाता है, कैसे रिपेयर किया जाता है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में इसमें दिखाया हुआ है। एक एयर कंडीशनिंग को सुधारने के लिए, एयर कंडीशनिंग को समझने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जिसमें पूरा एयर कंडीशनिंग टीचिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप फॉल्ट डाल के फॉल्ट इंसर्ट करके अलग अलग तरह के वो भी स्टूडेंट इसमें सीख सकता है कि इसकी क्या खराबी है, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है।
न्यू एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग सिस्टम में इसमें दो हमने बनाए हुए, एक तो मोटर के ऊपर, एक बैटरी मैनेजमेंट के ऊपर। ये दोनों सॉफ्टवेयर भी पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल ऊपर बेस्ड है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की सारी मोटर जितनी भी यूज होती है उन सभी को लेके और तरह तरह की बैटरियों को लेके बहुत सारे सिमुलेशंस दिए हुए और स्टडी कंटेंट है, जिसमें स्टूडेंट खुद उसमें स्टडी कर सकता है कि किस तरीके से बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है या मोटर और उसकी ड्राइव काम करती है। ये एक लास्ट प्रोडक्ट है जिसमें वर्चुअल इंजन डिसअसेंबली और असेंबली के बारे में बताया हुआ है। इसमें एक इस तरीके से हम वेरिएबल स्पेक्स देते हैं, इस तरीके से गॉगल टाइप होता है। ये आप वर्चुअल रियलिटी आप लोगों ने सुना होगा, तो वर्चुअल रियलिटी की मदद से स्टूडेंट किसी भी एक इंजन को इमेजिन कर सकता है, उसको सामने दिखने लग जाता है, इस तरीके से एक इंजन दिखता है। इस इंजन को वो टूल्स भी आते हैं, वो उसे दिखता है कि वो एक टूल उठा रहा है, फिर एक टूल से पहले टूल से उसके क्रैंक खोल रहा है, वेफर खोल रहा है, एक स्क्रू खोलते चल रहा है, तो सारा इंजन को डिसअसेंबल कर दिया, फिर उसको वापस असेंबल कर सकता है, उसकी फॉल्ट फाइंडिंग कर सकता है। और इस दौरान असेंबली और डिसअसेंबली के दौरान अगर वो कुछ गलतियां करता है तो उसको उसमें मार्क्स भी मिलते हैं, एक एनालिसिस का भी सेक्शन है। तो ये एक बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिससे स्टूडेंट को पूरा इंजन के अंदर दिखता है, 3D इसके अंदर वो देख सकता है पूरा, जो कि प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है देख पाना। तो यहाँ पर वो खुद कितनी भी बार इसको खोल सकता है और असेंबल कर सकता है, डिसअसेंबल कर सकता है। तो दिस इज अ वेरी गुड एंड वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर, नॉट ओनली फॉर द टेक्नीशियंस एंड टीचर्स एंड दिस लर्निंग के हिसाब से, बट इवन द गैराज पीपल, द पीपल हु आर वर्किंग इन गैराज, they can also use of this software for learning the things। क्योंकि कई गैराज में ऐसा होता है कि इंजन का काम करने के लिए तो एक ही उस्ताद होता है, एक ही खास आदमी होता है इंजन को हाथ लगाने वाला। बड़े बड़े गैराज में हमने देखा है कि एक या दो ही लोग स्किल्ड होते हैं जो इंजन के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि इंजन सबसे क्रिटिकल चीज है। इसको सिखाने के लिए भी बहुत लिमिटेशंस है, क्योंकि इसके अंदर हम बता नहीं सकते पूरा, इसके अंदर फिजिकली हम जाके अंदर नहीं दिखा सकते, विच इज सॉफ्टवेयर की मदद से वो बहुत पॉसिबल है। तो ये एक भी बहुत अच्छा टूल है वर्चुअल रियलिटी के थ्रू उसको समझाने के लिए। तो बेसिकली ये हमने आज इलेक्ट्रिक व्हीकल और इससे उसके कुछ प्रोडक्ट्स और उसके हार्डवेयर को देखा। आज हम इसको रिवाइज करना चाहूंगा कि हमने इसमें क्या क्या हमने आज चीजें देखी है। शुरुआत से हम चलते हैं कि आज हमने जो रिवाइज हमने कहाँ से शुरू किया, हमने उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसमें हॉल सेंसर्स का क्या इस्तेमाल होता है, फिर इसकी ड्राइव्स को भी हमने देखा, किस तरीके से इसकी ड्राइव होती है, कैसे काम करती है। फिर इनके हमने सर्किटरी को भी समझा। फिर पीएमडीसी मोटर के भी हमने तरह तरह के मैग्नेट्स के बारे में समझा। कंट्रोलर के डिफरेंट सेगमेंट्स हमने समझे, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, स्पीड कंट्रोलर, इन्वर्टर्स के बारे में हमने स्टडी करी। उनके थोड़े बेसिक फंडामेंटल्स हमने देखे कि किस तरीके से कन्वर्टर्स होते हैं, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड, और उनके क्या एप्लीकेशन होते हैं। रिजनरेटिव चार्जिंग और रिजनरेटिव ब्रेकिंग दोनों हमने समझे, किस तरीके से ब्रेकिंग करने पे हम पावर को वापस से यूटिलाइज कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवा के। उनके एप्लीकेशंस देखे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक स्टडी देखी। फिर कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड हमने डिजाइन किए हुए, डेवलप किए हुए, उनके बारे में कुछ हमने देखा, जिसमें हाई वोल्टेज लैब, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर बक और बूस्ट कन्वर्टर्स जो होते हैं उनकी फंडामेंटल्स वर्किंग समझी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में सर्किट को समझना, और ये जिससे रिलेटेड सारे एप्लीकेशंस होते हैं, तो उनके से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स देखे। लैम्प डिमर की वर्किंग देखी। इसी तरीके से बहुत सारे वर्किंग है, हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक सर्किट को लेके यहाँ समझे, बट व्हाट आई वांट टू से कि सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है ये हम असेंबल कर सकते हैं, खुद ही बना सकते हैं और इनको सीख सकते हैं। फिर फ्यूल सेल, ट्रिपल वीएफ ड्राइव ट्रेनिंग सिस्टम, बीएलडीसी ट्रेनिंग सिस्टम, एक टू व्हीलर बेस्ड पूरा ट्रेनिंग सिस्टम जो कि बेसिकली जो कि आईटीआईस के लिए स्पेशली हम लोगों ने डेवलप किया है, स्किल डेवलपमेंट के लिए डेवलप किया है, रिपेयरिंग के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट को डेवलप किया है। उसके बारे में बात करी। फिर बैटरीज को समझने के लिए हमने कुछ प्रोडक्ट्स बताए आपको, मोटर से रिलेटेड, एक्सीलरेटर और सेंस और ब्रेक से रिलेटेड प्रोडक्ट, एबीएस की टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए भी हमारे पास में प्रोडक्ट है, कैन प्रोटोकॉल हमने बताया। फिर बहुत सारे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, पावर स्टीयरिंग, फिर ड्राइव ट्रेनिंग सिस्टम,
और फिर ब्रेकिंग एनर्जी सिस्टम, और ये सारे प्रोडक्ट हमने देखे। ये 5 प्रोडक्ट का एक लैब भी देखा जो कि कंप्लीटली एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होता है, और ये 5 प्रोडक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और स्टूडेंट एक पूरी कार को सीख सकता है इन 5 की हेल्प से। ये पूरी खुली कार है, ये 5 प्रोडक्ट एक तरीके से पूरी खुली कार है, उसके साथ में ये बॉडी भी आती है। चार्जिंग स्टेशन की भी हम ट्रेनिंग देते हैं, उसका भी रिपेयरिंग और उसके भी बारे में हार्डवेयर प्रोडक्ट है। फिर कुछ सॉफ्टवेयर से, हर चीज हार्डवेयर पे नहीं बताई जा सकती है, कॉस्ट भी एक पार्ट होता है, इवन फिजिकल स्पेस भी पार्ट होता है। कई जगहों पे, कई कॉलेजेस में इतनी जगह ही नहीं होती कि हम यहाँ पे इतने बड़े बड़े सिस्टम लगा सके, तो सॉफ्टवेयर बहुत मदद करते हैं इन चीजों के लिए। तो हमने कुछ सॉफ्टवेयर देखे जिसमें आप किसी भी यूनिवर्सल कार को समझने के लिए, उसके फंक्शनिंग को समझने के लिए, आप उसके मेंटेनेंस को समझने के लिए सॉफ्टवेयर से, एयर कंडीशनिंग को समझने के लिए सॉफ्टवेयर से, उसको रिपेयरिंग समझने के लिए सॉफ्टवेयर से, फिर बैटरी मैनेजमेंट और मोटर को समझने के लिए सॉफ्टवेयर से, और फिर हमने वर्चुअल इंजन और असेंबली, इंजन की असेंबली और डिसअसेंबली, इनके ऊपर भी हमने ये सॉफ्टवेयर देखे। तो बेसिकली ये जो पूरे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर और ऑटोट्रॉनिक्स के ऊपर डेवलप किए हैं। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के बहुत सारे सर्किट्स को समझ सकता है, सीख सकता है, उनको गो थ्रू करके उनके फंडामेंटल्स को भी मजबूत कर सकता है। तो दिस आर यूज्ड ओनली फॉर, नॉट ओनली फॉर द टीचिंग एज वेल एज फॉर लर्निंग ऑल्सो। तो कोई कंसेप्ट हम उसको समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर का हेल्प से। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, and if any query is there, if any question is there, you can mail me at my email id। और मैं पिछली बार भी मैंने चैट बॉक्स में शायद ईमेल आईडी दिया था, अभी भी मैं डाल देता हूँ। माय ईमेल आईडी इज uday@scientech.bz, और आप कभी भी कॉल कर सकते हो। और आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैट बॉक्स में आपका ईमेल आईडी जरूर शेयर कर ले, सो दैट वी विल बी इन टच विथ यू, एंड हम आपके साथ में कनेक्ट रहे, और आगे भी फ्यूचर में हम कुछ सोलर के ऊपर, सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर और इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर भी अगर हम कुछ इस तरीके से वेबिनार्स कर सके, तो दैट वी विल आल्सो सी विद द नीमी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं, एंड सर विल बी एबल टू आंसर देम। Uday sir, can we end the lecture? Yeah, yes. I just want to copy these email IDs. So is there any way? All right. Or I need to take the photographs? I'll send it to you, sir. Yeah, okay. Please send it all these email IDs on my email ID. मैंने मेरी email ID share की है यहाँ पे, uday@scientech.bz। जी। ठीक है। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.